गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने गुप्त काल का प्रशासन व्यवस्था का अध्ययन किया था। उसके 2-3 वीडियो मैंने आपको शेयर करे थे। आज हम गुप्त काल का जो सामाजिक जीवन है उसका अध्ययन करेंगे। गुप्त काल को स्वर्ण युग माना जाता है, इससे हम परिचित हैं। लेकिन इस स्वर्ण युग मानने के पीछे कुछ आधार भी है। प्राचीन काल में केवल गुप्त काल को ही स्वर्ण युग क्यों माना गया? उसी के कारण यहाँ का सामाजिक जीवन भी उत्तरदायी था। सामाजिक जीवन के उत्तरदायी होने के कारण एक पार्ट हम कह सकते हैं कि गुप्त काल को स्वर्ण युग माना गया। जो गुप्त काल के जो शासक थे वो दिग्विजयी थे, मेधावी थे, प्रजावत्सल थे तथा उदार थे तथा धार्मिक प्रवृत्ति के शासक थे। उनका जो शासन था वह जनहितकारी था, आदर्श शासन था। उस समय जो जनता थी वह सुखी थी, समृद्ध थी। उनका जनजीवन में कोई परेशानी नहीं थी। इसी काल में कुछ विदेशी भी भारत आए थे जिनको भारतीय संस्कृति में पूर्णतः आत्मसातकरण किया गया था। गुप्त काल में नारी को सम्मानित स्थान प्राप्त था। यहाँ आर्थिक समृद्धि थी, उद्योगों एवं शिल्पों में विशेषज्ञता थी। स्वर्ण मुद्राओं का प्रचुर प्रचलन गुप्त काल में था। यहाँ का उन्नत व्यापार, वाणिज्य सब इसके गुप्त काल में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसके कारण सामान्य जनता का जो जनजीवन था वह भी समृद्ध रहा। इस काल में गणित, ज्योतिष, रसायन शास्त्र, आयुर्वेद आदि में विपुल वैज्ञानिक प्रगति हुई, साहित्य की प्रगति हुई। यहाँ पर कला का भी विकास हुआ। मुख्य रूप से मूर्ति कला व चित्रकला का इस काल में उत्कर्ष हुआ। अब हम सामाजिक जीवन को लेते हैं। सर्वप्रथम हम इसके वर्ण एवं जाति व्यवस्था को देखते हैं। तो गुप्त कालीन जो समाज था वह 4 वर्गों में विभक्त था। यहाँ के अभिलेखों में जातियों व वर्गों का उल्लेख अधिक मिलता है। शास्त्रीय दृष्टि से कहें तो स्मृतिकारों द्वारा वर्णगत कर्म ही निर्धारित थे। इन चारों वर्णों के परस्पर संबंधों और स्मृति विहीन विधान के अनुसार ही होता था। किंतु इस युग में वर्ण संबंधी विचार प्रबल थे। इस काल में ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों द्वारा अपने से नीची जातियों के द्वारा पेशे अपनाए जाने के अनेक दृष्टांत मिले हैं। शताब्दी के एक अभिलेख में उत्तरी गंगा की घाटी के रहने वाले 2 क्षत्रियों का वर्णन आया है। दश कुमार चरित्र में ब्राह्मण डाकुओं की बस्तियों का भी उल्लेख है। ये लोग जंगलों में किरातों का पेशा करते थे। गुप्त काल में हमें विभिन्न वर्गों एवं अंतरजातीय अनुलोम एवं प्रतिलोम अनेक उदाहरण विवाहों के प्राप्त होते हैं। तत्कालीन संस्कृत साहित्य के नाटकों और प्रेमाख्यानों में क्षत्रियों के गणिकाओं की दासियों और पुत्रियों से विवाह के अनेक उल्लेख प्राप्त होते हैं। मृच्छकटिक नाटक में उदाहरण के लिए दिया गया है कि ब्राह्मण चारुदत्त का वसंत सेना और ब्राह्मण शर्विलक को दासी मदनिका से विवाह किया। तो इस प्रकार जो उच्च वर्ग निम्न वर्ग से विवाह इस काल में होते थे। दश कुमार चरित्र में चंपा नगरी की गणिका एक राजकुमार के विवाह का वर्णन भी आता है। वस्तुतः
गुप्तकालीन जो सामाजिक परिवेश था उसमें भारतीय संस्कृति का लचीलापन निहित था। डॉक्टर राजबली पांडे ने इस बारे में लिखा है कि लंबे बौद्ध प्रभाव के परिणाम स्वरूप वर्ण आश्रम व्यवस्था के आधार पर समाज को विभिन्न वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया गया। उसी प्रकार लंबे विदेशी आक्रमण, संघर्ष और प्रभाव के अनन्य युग में भी भारतीय ढंग से समाज का फिर संगठन किया गया। यवन, शक, पहनव, अशित, तुषार आदि विदेशी जातियां इस काल के पहले ही भारतीय धर्मों से प्रभावित हो चुकी थी, परंतु उनका अलग अस्तित्व भी बना हुआ था। परंतु क्रमशः अपनी राजनीतिक पराजय, भारत के बाहरी देशों से संपर्क टूट जाने और भारतीय समाज की पहचान शक्ति के कारण वे धीरे धीरे वर्ण और जाति व्यवस्था में मिला ली गई और उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहा। यहाँ पर एक बात और इम्पोर्टेंट है कि जहाँ एक और समाज में कट्टरता नहीं दिखाई पड़ती, वहीं इस काल के स्रोतों से ज्ञात होता है कि ब्राह्मणों की समाज में सर्वोच्चता एवं प्रतिष्ठा थी, जैसा स्मृतियों में भी लिखा गया है। प्राचीन स्मृतियों के विधान में ब्राह्मण अपराधी को अधिक से अधिक देश निकाला दिया जा सकता था, ना उसके लिए मृत्युदंड का प्रावधान था और ना ही उसकी संपत्ति छीनी जा सकती थी। कात्यायन स्मृति में भी यही विधान मिलता है। इस युग के साहित्य से इसी बात की पुष्टि होती है। इस समय सभी वर्गों के लोग उत्साहपूर्वक अपने अपने कार्यों में लगे हुए थे और समान जीवन व्यतीत करते थे। इस काल की स्त्रियों की स्थिति को अगर देखें तो स्त्रियों का स्थान समाज में बहुत उच्च था। गुप्त वंशावलियों में भी माता के नाम का उल्लेख मिला है। गुप्तकालीन साहित्य एवं कला में नारी चित्रण भी देखने को मिलता है। पत्नी को पुरुष की सहधर्मिणी माना जाता था। प्राय उच्च वर्ग की स्त्रियां थीं। गुप्तकालीन साहित्य में विदुषी स्त्रियों के दृष्टांत मिलते हैं। विधवा विवाह का भी प्रचलन था, परंतु पर्दा प्रथा नहीं थी। अवगुंठन का उल्लेख साहित्य में लिज भंगिमा के रूप में मिलता है, वह कोई प्रथा नहीं थी। अजंता व एलोरा में कहीं भी स्त्रियों को पर्दे में नहीं दिखाई दिया है, अर्थात यहाँ पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। सती प्रथा के कुछ उदाहरण गुप्त काल के अंतिम चरण में मिले हैं, जो केवल अपवाद स्वरूप है। सती प्रथा अवश्य उस समाज में थी, पर गुप्तकालीन सामान्य समाज से उनका कोई संबंध अधिक नहीं था। उस समय का जो सामान्य जो जनजीवन था वह सुखी था, समृद्ध था, ऐश्वर्यपूर्ण था। लोग उत्सव प्रिय थे और सुसंस्कृत जीवन के आनंद का रसास्वादन करने की इच्छा भी रखते थे। यहाँ पर इस समय साहित्य उत्सवों का उल्लेख भी मिलता है, जिसमें वसंतोत्सव, कौमुदी महोत्सव, दीपोत्सव आदि मुख्य रूप से है। इस युग के लोगों ने ऊंचे स्तर पर सौंदर्य की सृष्टि करी। लोगों में अतिथि संस्कार, शिष्टाचार, दान आदि सद्गुण प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं। फाहियान के विवरण से यह पता लगता है कि लोगों का भोजन सात्विक था। चांडालों के अतिरिक्त कोई मांस, मछली, लहसुन, प्याज आदि नहीं खाता था। शराब आदि नशीले चीजें भी लोग नहीं पीते थे। एक स्थान पर फाहियान ने लिखा है कि न तो कहीं मद्यपान ग्रह दिखाई देते हैं और न ही मांस ग्रह। तो इस प्रकार इस समय लोगों में सात्विक प्रवृत्ति विद्यमान थी। तो स्टूडेंट्स, हम इसके निष्कर्ष रूप में हम यही कहना चाह रहे हैं कि स्वर्ण काल माना गया गुप्त काल को, और उसके पीछे के आधार भी हमने देखे। सामाजिक जीवन के अलावा आर्थिक जीवन भी यहाँ का उन्नत था, जिसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। धार्मिक जीवन भी उत्तम था। वैज्ञानिक प्रगति हुई, कला का विकास हुआ।
ये सारी परिस्थितियाँ किसी भी काल को स्वर्ण काल करने के लिए काफ़ी है। और इसका जो सामाजिक जो जीवन था गुप्त काल में, वो लोगों का उन्नत अवस्था में था। धन्यवाद।